होने वाले हैं और देश में जो हालात अभी चल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। और सर से हम लोग थोड़ा सा कड़वे भी सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सवाल पूछते हैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में। सर सबसे पहले सर सत्यपाल मलिक जी जो अभी बयान कर रहे हैं, अगर यही बयान कुछ दिन पहले करते अपने कुर्सी के लिए बचाने के लिए वो ये बयान कर रहे थे, पहले छोड़ दिए, अगर इसी बयान को पहले किए होते तो शायद उनका कुर्सी नहीं रहता, कुर्सी से चले जाते, बीजेपी उनको हटा देती राज्यपाल के पद से। लेकिन सत्यपाल मलिक जो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ये अभी बयान कर रहे हैं, अगर उस समय किए रहते तो शायद हमारे देश के 40 जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा हत्या में, उस समय नहीं हुए रहते। इस पर आपको क्या कहना है? तो सबसे पहले सर, सबसे पहले आप लोग हमको खोजे, हमसे जानना चाहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दूसरा बात कि सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल रहे, आसाम के रहे, जम्मू कश्मीर के रहे, आज वे कहीं के राज्यपाल नहीं है और भाजपा पार्टी छोड़ भी चुके हैं। ये राज्यपाल की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि सीमा सुरक्षा बल को, सीमा को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की होती है, न कि राज्यपाल की होती है। तो ये बात सही है, उन्होंने कहा 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ तो हम गृह मंत्री से, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि उतने बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आया? अगर आया तो आपके सीमा के अंदर कैसे आया? उसको सुरक्षित किसने रखा? और उस टैंक के पास जाकर उसको विस्फोट किया गया जो बुलेट प्रूफ नहीं था। सबसे पहले सीआरपीएफ का कमांडेंट, उसको 2700 से ऊपर आर्मी सीआरपीएफ के जवान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना था। उसने कहा कि इतने बड़े तादाद में सेनाओं को हम रोड मार्ग से नहीं भेजेंगे, चूँकि सेंसिटिव जगह है पुलवामा। आप हमको कम से कम 6 एयरक्राफ्ट दीजिए, हम उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। होम मिनिस्ट्री के तरफ से नकार दिया गया। उसके बाद ये घटना घट गई। जब घटना घटी उसमें 40 हमारे देश के किसान परिवार के, साधारण परिवार के बच्चे हैं, सीआरपीएफ आर्मी में जाते हैं और उनकी जान चली गई। तो इन्होंने एक राज्यपाल के हैसियत से इतना ही कहा कि अगर सरकार समय पर एयरक्राफ्ट दे देती तो हमारे 40 जवान नहीं जाते। तो एक और सवाल है सर, मान लेते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कभी जी बीजेपी का धीरे धीरे पोल खुल रहा है, बीजेपी के जितने भी कारनामे हैं, काले कारनामे हो या ये जितने भी, एक और बात कहा सत्यपाल मलिक जी ने, जो राहुल गांधी जी आप ही के पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, तो उनके बारे में बोला जी राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, हम लोग लोकसभा में जाके सही मुद्दा उठा रहे हैं, ये बात सही पूछ रहे हैं जी 20,000 करोड़ 100 रुपया का जो काम हुआ था अडानी के, इसी चीज़ पे उन्होंने अपना बयान दिया और सही चीज़ भी ठहराया जी ना, राहुल गांधी जी अपना जगह पर सही हैं और उन्होंने सही सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं दे पा रही है, इस बात को छिपा रही है। इसमें आपको क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, अगर हम सच में देश को ईमानदारी से चला रहे हैं तो हम, अब विपक्ष का काम है, राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता विपक्ष में बैठने के लिए दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी है सत्ता में बैठने के लिए। हमारा काम है आपको आईना दिखाना। हमको पता चला जे भैया 2014 में जिसकी संपत्ति $8 मिलियन थी, उसका $154 मिलियन 9 साल में कैसे हुआ? हमने तो इतना ही पूछा कि जो सेल कंपनी है गौतम अडानी जी के, उसमें 20,000 करोड़ रुपया कौन इन्वेस्ट किया? उससे सरकार पूरे 2 महीना जो सेशन बजट सत्र चला, हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल होने को हैं, लेकिन आज तक विपक्ष हल्ला करके और सदन को
म्यूट करता था, बंद करवाता था। लेकिन पहला बार हुआ है कि सत्ता पक्ष ने सदन को म्यूट करवाया है और विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछा और राहुल गांधी जी ने जो विदेश में कहा कि भारत में लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, चूंकि विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है, अध्यक्ष के द्वारा माइक को म्यूट किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से संविधान का हनन है। यह निश्चित रूप से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर एक तरह से माने बंधक बनाया गया है कि आपको विपक्ष के आवाज़ को नहीं दिखाना है। तो नहीं दिखाना है तो फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, हम जय भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, हम बिहार जोड़ो यात्रा करेंगे और जनता से डायरेक्ट मिल करके कहेंगे। चूँकि हमको ना टीवी पर दिखाया जाएगा, ना हम पेपर में आएंगे, ना हमको सदन में बोलने दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग पब्लिक के पास डायरेक्ट जाके बात करेंगे। यही तो राहुल गांधी जी कहाँ हैं। इसी पर उनको 2019 में कोलार में कहाँ बोले कि क्या कारण है कि मोदी सरनेम वाले ही केवल चोर हैं, उस पर कुछ कानूनी पचड़ा नहीं है। जब अगर नाम रखे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, तो कानून कहता है कि मेरे नाम को आप रखे हैं। अगर हम केस किए रहते, नरेंद्र मोदी किए रहते, ललित मोदी किए रहते, बाकी लोग किए रहते, कोई मोदी सरनेम जिसका नाम उन्होंने रखा है, तो ये सजाए कुछ हद तक था। लेकिन ये तीसरा आदमी कोई करके उस केस को बंद करवा के फिर राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दा पर सरकार को घेरना चाहा, तो आपने उनके सदस्यता को न्यायालय को अपने ग्रिप में लेकर के सदस्यता को रद्द करवा दिए और 24 घंटे के अंदर में उसका डेरा खाली करवा दिए। तो सर एक और सवाल है, सत्यपाल मलिक जी ने जो अभी बयान दिया था फिलहाल में, तो अभी खबर आ रहा है उनको भी सीबीआई का सामान आ गया है, उनके पास भी सीबीआई जाने वाले हैं, सीबीआई उनको बुला रही है, उनका पूरा चेकअप हो रहा है। ऐसे ऐसे घटनाओं पर आपको क्या कहना, जितने भी नेता हैं उन्हीं के पार्टी के, अगर उनमें से निकल के उनके विपक्ष में कुछ बोलते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं और सही चीज़ को बताते हैं, तो उन पर सीबीआई, ईडी, जाँच एजेंसियाँ सारी ऐसा क्यों होती है, उनके इशारे पर क्यों काम कर रही है? अनहरा देश में बहरा राजा, अनपढ़ गंवार जब देश का राजा होगा ना, तो यही होगा। विरोधी का उतना ही ज़रूरत है सदन में जितना सत्ता पक्ष का। अगर सत्ता पक्ष के सामने विरोधी नहीं रहता है तो वो सदन अधूरा है, वो सदन अधूरा है। जब तक वहाँ विरोधी नहीं बैठेगा सदन की कार्यवाही आपका नहीं हो सकता है, वह संविधान के तहत नहीं होगा। इसलिए संविधान में उतना ही स्थान विपक्ष के नेता का दिया गया है जितना स्थान सदन के नेता का दिया गया है। निश्चित रूप से ये लोग विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में कल के न्यूज़ में सुना कि हरियाणा डीएलएफ पर जो 10 साल से इन्होंने प्रताड़ित किया और 2014 से जमाई राजा दामाद जी कर रहे थे, वह क्लीन चिट दे दिया हरियाणा हाई कोर्ट। अगर रॉबर्ट वडेरा अगर कोई घपलाबाज होता तो सरकार से लेकर न्यायालय तक उसको क्लीन चिट नहीं देती। इसलिए ये लोग इनसे सवाल जो पूछेगा, इनसे सवाल जो पूछे राहुल गांधी पूछेंगे 56 घंटा सीबीआई के सामने, इनकम टैक्स के सामने जा कर के इनसे पूछताछ की जाए। सर क्या आपको नहीं लगता है 14 फरवरी 2019 में जब ये घटना हुआ उस समय अगर सत्यपाल मलिक जी सारा पब्लिक के सामने आते, सारा चीज़ को बताते, हमने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, ये सारी चीज़ का डिमांड किया, नहीं हुआ, उन्हीं की वजह से ये पुलवामा हत्या हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, आपको क्या लगता है सत्यपाल मलिक जी अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सब नहीं बोल पाए अभी जो बोल रहे हैं? अब हम आपको सीधा बता दिए हैं कि सीमा का सुरक्षा करना गृह मंत्रालय का काम है और सीआरपीएफ के कमांडेंट को राज्यपाल से एयरक्राफ्ट नहीं मांगना है, वह मांगेगा गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय ने उसको नहीं दिया। सत्यपाल मलिक वहाँ के एक राज्यपाल हैं। जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए तब उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने अपने पार्टी के नेता, केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहा
सर एक मिनट, जैसे कहने का मतलब है जब इस बात को अभी जो बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, आपको नहीं लगता इस बात को पहले बोलना चाहिए, 2019 में बोलना चाहिए? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बात को अभी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? कहते हैं कि 20,000 करोड़ अडानी के पास कैसे गया, हम आज पूछते हैं। वो किस दिन गया ये हमको मालूम नहीं है। अगर सत्यपाल मलिक ने देर से ही बोला तो उस पर बहस का विषय है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बहस नहीं है तो पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दीजिए, सही बात है। अगर 20,000 करोड़ पर बहस नहीं करना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए, विधानसभा को बंद कर दीजिए। हम कहते हैं कि अगर विपक्ष को बुझा रहा है कि ये बोतल 100 रुपया का है, हम इसको 500 में परचेज करते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष इस पर बहस करेगा। सरकार को जवाब देना है, कैसे 500 में खरीदे आप जब इसका दाम 100 के नीचे है। अगर इस पर आप जो भी, अगर सत्यपाल मलिक के एक भी टीवी चैनल, एक भी पेपर पत्रिका वाले लोग, अभी तक ये 20 दिन से प्रकरण चल रहा है, किसी का हिम्मत हुआ ये सत्यपाल मलिक का जाकर के इंटरव्यू ले? केवल अतीक अहमद का इंटरव्यू चल रहा है। अभिरक्षा में मर गया तो 1,000 करोड़ का अमेरिका में होटल बनाया है, तो 500 करोड़ का यहाँ होटल बनाया। अरे भाई वो कौन है, देश का कौन है? देश का अपराधी है, मारा गया, खत्म हो गया। लेकिन जो छिपे रुस्तम है, अभी अडानी का समधी कोई महतो है, जितिन महतो, 7,000 करोड़ लेकर के वांटेड है, देश में नहीं। इस पर कोई अब बहस कीजिएगा जी? अगर कहाँ है तो कहाँ है, ये तो विपक्ष के पूछने का राइट है। नीरव मोदी जी भी सर 13,000 करोड़ 100 रुपया पंजाब नेशनल बैंक, ये बहस का विषय नहीं है। आप किसानों को जेल भेज रहे हैं 1,50,000 के KCC की कर्ज पर, और 100, 200, 500 करोड़ लोग रुपए लेकर के, 1,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग रहे हैं, और उसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं। गोली भी चलवा रहे हैं सर किसानों पे। गोली चलवा रहे हैं, थार गाड़ी से मरवा रहे हैं, चढ़वा करके, एक्सीडेंट करवा के। उसके बाद भी उसके जो एक्यूज होते हैं वो घूम रहे हैं। अरे अपने अतीक अहमद के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं, और विकास दुबे के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं, अभिलेष तिवारी के चक्कर में इतना मरवा दिए, इतना पड़े हुए हैं। अरे कुछ डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह पर भी तो शिकंजा कसिए, जो कितना संपत्ति अर्जा हुआ है। क्या सर, और हम थोड़ा सा कानून के विषय में हम लोग सवाल करने वाले हैं सर से, थोड़ा कड़वा है, लेकिन एक चीज़ सर बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, न्याय के हिसाब से और कार्यपालिका के हिसाब से सर, अतीक अहमद का जो घटना हुआ पुलिस संरक्षण में, ये जायज़ था या गलत था? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? किसी भी अपराधी को अगर पुलिस रखती है, ट्रांजिट में रहती है या उसके अंदर में रहती है, तो ये मारना गलत होता है या सही होता है? इसके बारे में क्या सर? देखिए, अगर कानून संविधान से चलिएगा तो ये सरासर गलत है। चूँकि कोई भी अभियुक्त हिंदुस्तान के संवैधानिक ढांचा में वो आप पुलिस और सरकार को सुरक्षित रखना है। चूँकि भारत एक ऐसा देश है कि न्यायिक प्रक्रिया से ही कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसको सज़ा दी जा सकती है, ना कि इनकाउंटर करके। यह सरकार को कहीं से पावर नहीं है, न्यायालय से उसको जो सज़ा हो, वो कितना ही बड़ा अपराधी हो। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में इनकाउंटर होना, इसका मतलब है कि सरकार, वहाँ का सरकार दहशत फैला करके सरकार चलाना चाहती है, संविधान का धज्जी उड़ा दी। उसमें अभिरक्षा में तो कोई जा सकता है, कल हम भी जाएंगे। अगर कोई भी अपराध हमसे हो जाएगा, मैं पुलिस अभिरक्षा में जाऊं, वहाँ मुझको हत्या का मेरा कर दिया जाए। सर एक और सवाल हुआ हम लोग को, जैसे पब्लिक का, यहाँ का जो अभी बेतिया विधानसभा का पब्लिक है, हमने कल गया है वहाँ पे मिलने के लिए, सारे पब्लिक अभी बोल रहे थे, जो अभी फिलहाल में भूतपूर्व में विधायक मदन मोहन तिवारी जी थे, जो हमारे बेतिया का ऐसा विकास हुआ, रोड का काम हो, नाला का काम हो, जितने भी विकास का काम हो, उन्होंने अच्छे ढंग से कराया। लेकिन लोगों का अभी भी कंप्लेन आता है मेरे पास कभी कभी इस सारे भी बेतिया विधानसभा से, सर हट गए, लेकिन अभी जो फिलहाल यहाँ का विधायक है वो कोई काम कर नहीं रही है, पब्लिक का समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, सुन भी नहीं रही है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, हम तो एक साधारण छोटा गांव
के मुखिया से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। संजोग से माता पिता दोनों पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव थे, तो हमने MA LLB का डिग्री लिया, हम ग्राम प्रधान बने। उस समय से हम लोग सिंसियर थे कि काम कैसे हो, चूँकि काम करके ही आदमी बोल सकता है, तो हम लोग उस समय भी काम किए और जनता से डायरेक्ट थे। मैं फिर 6 में निर्विरोध यहाँ बेतिया सदर का प्रमुख हुआ। हम लोग काम किए, काम से लोगों को संतुष्ट किए। फिर 10 में हमने विधानसभा लड़ा, हमने 13,000 वोट ला करके हार गया कांग्रेस के टिकट पर। फिर हम पंचायत समिति लड़े और 3300 वोट से जीते, और फिर निर्विरोध हम प्रमुख बेतिया के हो गए। फिर 15 में लड़े, विधायक बने। तो ये एक मन में जुनून था कि विधानसभा को एक ग्राम पंचायत में क्यों नहीं पिरो दूं। तो मैं एक एक गांव के लोगों से, एक एक वार्ड के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, और मेरा ऑफिस जो था सो रोड के किनारे लगता था, जो किसी को झिझक नहीं हो कि विधायक जी केने बढ़ो, तले 4 गो बॉडीगार्ड उधर घेर ले और कहे कि विधायक जी अभी सायन निद्रा में हैं तो बाथरूम में हैं, वैसा कुछ नहीं था। सर, हम लोग कहना चाहते हैं, ये जितने भी हमारे इस देश के या ये राज्य के जितने भी विधायक हैं, उनका रुतबा होता है VIP तरीके से, उनसे कोई मिल नहीं सकता है, कुछ बात कर नहीं सकता है। लेकिन ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा मदन मोहन तिवारी जी का। हम लोग कभी भी आते हैं यहाँ पे, या जितने भी लोग आते हैं, ये कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि सर से नहीं मिल पाए। एकदम सिंपल तरीका से रहते हैं, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई इनका जांच, कुछ नहीं ऐसा उनके पास, एकदम सिंपल तरीका से रहते हैं। जब भी हम लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, सारे लोग बोलते हैं हम लोग आके सर से मिलते हैं, मिलने के बाद समस्याओं उनको बताते हैं, ये समाधान भी कर देते हैं। लेकिन ये भारतवर्ष में ये पहला ऐसा विधायक है, इनका कोई संरक्षण नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और सिंपल तरीका से रहते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, और जितने भी काम हैं पब्लिक को बांटते हैं, करवाते हैं। तो इसके विषय में सर सबसे पहले क्या करना है? और इसका तो उदाहरण हम इन्हीं के गांव में देंगे। हम तो इसी तरह से लुंगी और जर्सी पर बैठे हुए थे दरवाजे पर, 100 लड़का आया, कहा कि कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमसे कभी तुम लोग मिले हो? इतना फर्स्ट बार आए। हमने संजय जायसवाल से कितने बार मिले हो? आज तक कई एक बार गए, मुलाकात नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। हमने कितना सड़क है तुम लोगों का? आज तो 300 फीट। हमें जाओ बन जाएगा। हमने कहा कि तुम ही लोग वहाँ एस्टीमेट हम बनवा के भेजेंगे, अब बनवा देना। उसी सब लड़का को दिए, बनवाए। उसका प्रमाण है कि अगर बच्चे आए तो इस उम्मीद से आए कि हमारे पड़ोसी शहर के माने रोड पर रहते हैं और रोज़ भेंट होता है, हमारे प्रमुख रहे हैं, हम उनसे भर मुँह बोल सकते हैं, और वो कहे अब बनवाए। हमने 5 साल में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, छावनी हरजन टोली, छावनी जादो टोला, मुस्लिम टोला, मेहदिया बारी, बैंकर्स कॉलोनी। सर, ये सब विधायकी के रीजन में हुआ था। उसके बाद शिव मंदिर में छठ घाट, उसके बाद धोबिया टोला में छठ घाट, उसके बाद वहाँ प्रार्थना सभा के बगल में PCC, उसके बाद देवनगर में PCC। मैंने उसके बाद यहाँ उमाकांत झा जी के घर के पास PCC, उसके बाद वहाँ शिक्षा परियोजना के सामने PCC, उसके बाद शिवशंकर यादव के घर के पास PCC, उसके बाद ये रोड सबसे कर्णम था। इसको चुनौती के रूप में हमने ग्रामीण विकास से कराया। तो कलेक्टर कहा हमसे कि विधायक जी ग्रामीण विकास से पतला बना देगा, इसको PWD में हम डाल देते हैं। हम कहने बनना चाहिए, नहीं तो लोग गाली दे रहा है। हम गए, जब 10 दिन में काम नहीं लगा तो हम गए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किए कि आपको कलेक्टर बोले हैं कि वो रोड PWD में कर देना है। अब तो लिख के दिया, अभी हुआ है। हमने कितना दिन में होगा? अब तो 10 से 15 दिन में DPR तैयार हो गया। DPR तैयार हो गया तो लगभग 25 फीट के लगभग चौड़ा रोड बनना शुरू हुआ। वो भी मेरा ही देन है। वो जो छावनी ओवर ब्रिज देख रहे हैं, प्रतिदिन अंडरपास ओवरपास मैं हिचकोला खा रहा था। तो महागठबंधन और भाजपा के टाउन हॉल में शक्ति प्रदर्शन हुआ
और बोले हमसे संजय जायसवाल कि हमको एनओसी बिहार सरकार नहीं दे रहा। मैं 24 घंटा के अंदर में उनको एनओसी दिलवाया, उसके बाद बन रहा है। वो लोग क्या बताएगा? अगर हम नहीं जीतते तो ना छावनी का पुल बनता और ना बानू छापरी हजमा टोला का रोड बनता। सर जो ओवरब्रिज अभी बन रहा है फिलहाल में, हाँ। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं। लास्ट सवाल सर, 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए आपके बेतिया का विधानसभा का जितने भी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश रहेगा सर? लास्ट क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले युवाओं को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि भाई तुम लोग देश के भविष्य हो। हम लोग 50 पार कर चुके हैं। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, लिखो, कंपटीशन की तैयारी करो और इस देश का भविष्य बनो। वो किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हमको उससे मतलब नहीं। सभी जाति धर्म के लोगों के बच्चे को उज्जवल भविष्य का एक ही रास्ता है। ना 5 किलो राशन है, ना कोई सरकारी सहायता है। अगर वह शिक्षित होता है तो निश्चित 5 परिवार को खिलाएगा, खाने के लिए भी बस नहीं रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किया है कि तुम भीख खाते रहो, पढ़ो लिखो नहीं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के सारे सरकारी स्कूल को कोमा में डाल दिया।